मुझे ये बताओ, हिस्ट्री में और सोशल साइंस में मैंने पहली बार फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई, उस पहली क्लास में हमने क्या किया था? पहली क्लास में हमने सोशल साइंस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखा था या नहीं? तो देखा था। हाँ, पढ़ा था, थोड़ा सा समझा था कि देखा था। सोशल साइंस क्या होती है। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहली क्लास ज्वाइन नहीं की? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहली क्लास ज्वाइन नहीं की थी? सर हम सर हमने अच्छा, यानी काफी बच्चे थे जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की। अब सुनिए ध्यान से, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की उनके लिए मैं छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। हमने पहली क्लास में यह जानने की कोशिश की व्हाट इज द सोशल साइंस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल साइंस इन आवर डेली लाइफ। सोशल साइंस क्या है और सोशल साइंस का हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है, क्या भूमिका है। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हैं, है ना, कोई भी पिक्चर में आप ये देखते हैं हीरो कौन है ना, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है, स्टोरी क्या है। तो ठीक ऐसा समझिए कि सोशल साइंस एक पिक्चर है, उस पिक्चर का नाम है सोशल साइंस। अब इसका मेन हीरो कौन है, इसमें हीरोइन कौन है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको आपको जानना है। तो सोशल साइंस कोई अलग से आई हुई सब्जेक्ट नहीं है कि कुछ अजूबा हो, नहीं। हमारी जो डेली लाइफ है, हम जो डेली लाइफ जीते हैं, वही सोशल साइंस। ठीक है, जैसे आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके जितने भी काम हैं वो सभी सोशल साइंस से रिलेटेड हैं। कैसे? जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। जैसे आप सुबह उठे, कितने बजे आप उठते हैं? कोई 5 बजे उठता है, कोई 4:30 बजे उठ जाता है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 4 बजे उठते होंगे, कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो 7 बजे 8 बजे उठते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो क्लास शुरू हो चुकी है और उठे ही नहीं होंगे, जिनको मम्मी आके जगाएगी, बेटा उठ जाओ क्लास शुरू होने वाली है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि क्लास खत्म हो चुकी होती है और आंख खुलती है तब तक 10 बज रहे होते हैं, मम्मी पापा काम पे जा चुके हैं और वो बिस्तर से उठ रहे होते हैं। अब ये जो समय की मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये भी सोशल साइंस से रिलेटेड है। कैसे है? क्योंकि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, वो घूर्णन करती है, रोटेट होती है। एक तो रोटेट होती है और दूसरी रेवोल्यूट होती है। रोटेट का मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना। पृथ्वी अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट। और रेवोल्यूट होती है यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिससे पूरे एक साल में जाकर पूरा एक चक्कर पूरा करती है। इसे हम कहते हैं 1 ईयर। कभी आपने सोचा है कि 1 ईयर 365 डेज नहीं क्यों होता है? इसकी वजह है कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ पूरे एक साल का समय लेती है, जिसे हम 365 डेज बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? कभी सोचो कि 24 आवर्स ही क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मानो मैं पृथ्वी हूं, मैं यहां आपके जस्ट ठीक सामने हूं। अब मैं अगर देखो मेरी जगह से अगर मैं घूमना शुरू करता हूं, तो देखो मैं यहां से घूमता हुआ और वापस से आपके सामने आ गया, तो अर्थ जो है वो एक जो रोटेशन पूरा करती है वो कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में। समझ में आया आपको? रोटेशन समझ में आया? हाँ बेटा बोलिए। यस सर। हाँ ठीक है। दूसरी चीज, अब समय की जब बात कर रहे हैं तो आपने सुना होगा, कई बार हमें ऐसे सुनने को मिलता है कि पृथ्वी जो है वो ऐसे सूरज जो है वो ऐसे दिन पे हमारे सिर पे आ गया, अब सूरज अस्त हो गया। वो सुनते हैं ना, सूर्यास्त हो गया, है ना, सूर्योदय हो गया। जबकि आपको एक कॉमन फैक्ट बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ना कभी सूर्यास्त होता है ना कभी सूर्योदय होता है। हम जो सब पढ़ रहे हैं वो एक गलत भ्रांति है, गलत चीज हम सीख रहे हैं कि सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है। क्या आपको पता है कि सूर्य कांस्टेंट रहता है?
सूर्य क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस स्टेबल रहता है। ना सूरज उदय होता है ना सूरज अस्त होता है, बल्कि सन अर्थ की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देता है। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे हमें सन की पोजीशन चेंज होती दिखाई देती है। जैसे 4 बजते हैं, राउंड 5 होती बजते है। हैं, 6 बजते हैं। हाँ, राउंड की वजह से हमें क्या लगता है कि सूरज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अर्थ रोटेट होती है, अर्थ राउंड करती है, इसी की वजह से हमें सूरज बदलता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सूरज क्या होता है? हमेशा सूरज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है, जबकि राउंड कौन करती है? अर्थ करती है। तो यही चीज हमें सोशल साइंस में समझनी है कि सोशल साइंस क्या है। ठीक है, ये ज्योग्राफी वाली चीज हो गई। दूसरी चीज, जैसे आप उठे, आपने हाथ मुंह धो के ब्रश किया, है ना, आप टॉयलेट गए, उसके बाद में आपने स्नान किया, आपने डिटॉल साबुन का इस्तेमाल किया। सोचो, डिटॉल साबुन का इस्तेमाल किया, क्या आपके दादाजी, उनके पिताजी, उनके भी पिताजी डिटॉल साबुन का इस्तेमाल करते थे? नो नो नो। नो सर। तो वो किस चीज का इस्तेमाल करते थे? वो भी सुनिए, सुनिए, आराम से सुनिए बेटा, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए। हमारे दादाजी, उनके पिताजी, ये सभी लोग डिटॉल साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें तो पता ही नहीं था निर्मा निर्मा साबुन होता है या निर्मा वॉशिंग पाउडर होता है। ये आज जो ऐड सुनते हो कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या दादाजी उस समय के जमाने में टूथपेस्ट करते थे? नीम की दातुन होती थी, बबूल होती थी, उसको तोड़ करके और दांतों को साफ किया करते थे, है ना। यस सर। वहां से हमारे उस समय से अगर आज के समय की हम तुलना करें, यही है इतिहास कि पहले का समय कैसा था, आज तक हम जो पहुंचे हैं, इनके बीच में क्या क्या चीजें बदली हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, ये हमारा इतिहास है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। और अगर हम इन सबको एक जगह कर दे, इतिहास को, है ना, ज्योग्राफी को और इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को, इन चारों पांचों सब्जेक्ट को अगर मैं एक जगह कर देता हूं, तो ये एक ऐसा गुलदस्ता बनता है। इस गुलदस्ते को हम सोशल साइंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोशल साइंस। सोशल साइंस। और अब बताओ, सोशल साइंस हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है या नहीं? सर जुड़ी हुई है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं समझता हूं कि शायद आपको ये चीज समझ में आ गई है कि सोशल साइंस कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो हम डेली लाइफ में जीते हैं वही हमारी सब्जेक्ट है। ओके, चलो आज हम हिस्ट्री का पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारा इतिहास, क्या क्या चीजें कहां कहां हुई, कैसे हुई और कब हुई। इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए एक वीडियो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। सभी लोग उस वीडियो को हम प्यार से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और फिर जब कोई चीज होगी, डाउट्स की चीज होगी, तो मैं आपको बीच बीच में उसको क्लियर करते जाऊंगा। कैन आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं इसको? आप अपने साथ नोटबुक रखेंगे और अपना माइक म्यूट रखेंगे, ठीक है? यहां से हम शुरू कर रहे हैं। 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। I am Miss Chawla. Sometimes while reading the newspaper, you can see the headlines 100 years ago. कभी सोचा है कि हमें ये कैसे पता चलता है कि इतने साल पहले क्या हुआ? If you want to know what happened yesterday, you could watch the news or listen to the radio, or you could read a newspaper. If you want to know what happened a year ago, you could ask somebody who remembers. But what about 100 years ago? हमें ये कैसे पता चलता है कि इतने साल पहले क्या हुआ? Let us see how it can be done. There are several things which we can find out about the past. जैसे कि लोग क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, बच्चे कौन से गेम खेलते थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें।
Can you locate river Narmada on the map? People have lived along the banks for several hundreds and thousands of years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. मतलब वो लोग जो अपना खाना गैदर या इकट्ठा करते हैं। यहाँ के आसपास के फॉरेस्ट से वो रूट्स, फ्रूट्स एंड बाकी खाने का सामान इकट्ठा किया करते थे। And they also hunted animals. Now locate Suleiman and Kirthar hills in the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. देखिए यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है, ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में जब आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो दो माउंटेन रेंज है ना, यहाँ देख पा रहे होंगे। एक का नाम है सुलेमान और एक का नाम है किरथर। यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि जब हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब कभी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ मिलता है आज से 5,000 साल पहले ये हुआ, आज से 2,000 साल पहले ये हुआ, 2000 years ago, है ना, ये हमारे साथ में चीजें घटी। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों को हमें समझना है। तो जैसे एक एग्जाम्पल बता रखा है इसमें कि सुलेमान और किरथर जो ये माउंटेन रेंज है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ ऐसा पता लगता है कि सबसे पहले जो बार्ली है, जो गेहूं है, व्हीट है, वो सबसे पहले यहाँ उगाया गया। और कितने साल पहले? 8,000 years ago, है ना। इसको और बेहतर समझते हैं। You can see the river Indus and its tributaries. Tributaries वो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी में जाके मिलती हैं। अब यहाँ एक नदी का नाम बताया गया है जिसका नाम है इंडस। इसको हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है। और ये आप देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ से निकलती है, ये नॉर्थ से निकलती हुई और ये पाकिस्तान में फ्लो करती हुई सीधा जो अरेबियन सी है उसमें जाकर अपना पानी गिराती है। इसमें उसकी और ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, है ना, ट्रिब्यूटरीज रिवर है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज वो नदियां होती है जो किसी एक मेन रिवर में अपना पानी छोड़ देती है, यानी वो कोई बड़ी नदी होती है और उस बड़ी नदी में कुछ छोटी नदियां आके जो मिलती है, उन छोटी नदियों को ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। इनको सहायक नदी भी कह सकते हैं। एक तो मेन रिवर होती है और उसके साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। आप नोट करिए, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखिए। पहले लिखिए इंडस रिवर, फिर आगे लिखिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। लिखिए बेटा, सब लोग नोट करिए। वीडियो ऑन रखिए बेटा, ऑफ मत करिए सब लोग। मुझे आपके चेहरे दिखाई देने चाहिए कि आप नोट कर रहे हैं कि नहीं। वीडियो ऑन रखिए सभी लोग, वीडियो ऑन रखिए, नोटबुक लीजिए और लिखिए इंडस रिवर। स्पेलिंग दे रखी है इंडस रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखिए। पहली झेलम, JHELUM, झेलम। फर्स्ट लिखिए झेलम, JHELUM, झेलम। दूसरी लिखिए चेनाब, CHENAB, चेनाब। पहली झेलम लिखो, दूसरी लिखो चेनाब, CHENAB, चेनाब। तीसरी लिखो रावी, RAVI, रावी। तीसरी लिखिए रावी, RAVI। आप सुनते रहिए, मैं सबको रिपीट करूंगा, मैं सबको रिपीट करूंगा, आप आराम से सुनते रहिए प्लीज। बीच में कोई नहीं बोले, बीच में कोई नहीं बोले, मैं सबको रिपीट कर रहा हूं। कोई रिपीट, मैं सारी रिपीट कर रहा हूं, बीच में कोई नहीं बोले। माइक म्यूट रखिए। सबसे पहले मैंने बोला झेलम, JHELUM, झेलम। दूसरा मैंने बोला चेनाब, CHENAB, चेनाब। तीसरा मैंने बोला रावी, RAVI, ठीक है। चौथा लिखिए व्यास, BEAS, B फॉर बैकेट, BEAS, व्यास। और नेक्स्ट लिखिए सतलुज,
SATLUJ, SATLUJ। वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से देखो मिलाना। सबसे पहले झेलम, JHELUM। सेकेंड चिनाब, CHENAB, चिनाब। थर्ड रावी, RAVI, रावी। फोर्थ व्यास, DEAS, व्यास। एंड लास्ट सतलुज, SATLUJ। ये जो सारी नदियां हमने देखी हैं, ये सिंधु इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखना, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, अभी इतना ही समझना है, आगे वीडियो में कंटिन्यू चलते हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and also along the sea coast. In ancient times, जो एरिया गंगा के साउथ में है उसे मगध बोला जाता था और उसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे एंड उन्होंने देखिए बेटा, यहां बताया गया है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। वैसे नॉर्मली आपको याद रहना चाहिए, जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे रामगंगा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सभी नदियां जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। यहां अभी हमें इसको नहीं पढ़ना है, केवल हमको इतना ध्यान रखना है कि गंगा के पास का जो एरिया था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध कहाँ है इसको नोट कर लीजिए, पहले स्पेलिंग लिख दीजिए मगध, उसके बाद में ये कहाँ है मगध के आगे कोष्टक में लिख दीजिए प्रेजेंट टाइम बिहार। प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्टेट है यहां? बिहार, BIHAR, बिहार। हमारे भारत में इस समय 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 9 यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज। यानी राज्य तो है 28 और केंद्र शासित प्रदेश है 9। ध्यान रखिए, सबसे लास्ट में जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, एक तो बना है लद्दाख और दूसरा बना है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। अभी आगे इसको पढ़ते हैं, आगे इसको सुनते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया था। ये साउथ एशिया का मैप है। समटाइम्स इसे सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। ऑल्दो ये कॉन्टिनेंट से छोटा है, बट अपने आप में ये बहुत बड़ा है एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन्स। People traveled from one part of the subcontinent to another. ये जो हिल्स एंड माउंटेन्स है, इन्होंने लोगों की जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट करी, बट कभी भी इम्पॉसिबल नहीं रहा है ट्रैवल करना। सो men and women moved in search of livelihood and also natural disasters like floods or droughts से बचने के लिए भी। Sometimes men marched in armies conquering others' land. इसके अलावा मर्चेंट्स अपना सामान बेचने के लिए ट्रैवल करते थे और रिलीजियस टीचर्स इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस देने के लिए। These hills, mountains and seas form the natural frontier of the subcontinent. इनको क्रॉस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, but still people from across the frontier came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. Let us talk about the two words we often use for our country, India and Bharat. The word India comes from the river Indus, called Sindhu in Sanskrit. Iranians and Greeks जो नॉर्थ वेस्ट साइड से about 2500 years ago इंडिया में आए थे,
वो इंडस को जानते थे। एंड द लैंड ईस्ट ऑफ इंडस इज कॉल्ड इंडिया। द नेम भारत was used for a group of people who lived in northwest, जिनका मेंशन ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे पुराना कॉम्पोजिशन माना जाता है। There are several ways of finding out about our past. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. These were usually written on palm leaves or on the specially prepared bark of a tree known as birch, which grows in Himalayas. Over the years, इन manuscripts को insect खा लिए, some were destroyed, but many have survived and are often preserved in temples and in monasteries. देखिए बेटा, यहाँ से थोड़ा सा मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। जरूरी है हमारा ये समझना जानना कि हमारा जो इतिहास है वो किस तरह से बना है। यहाँ से जो इंडस रिवर्स हैं, ये इंडस रिवर है, यहाँ पे गंगा है, यहाँ से लोगों का आगमन होता है, यहाँ से भारत में लोग प्रवेश करते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रवेश करते हुए सिविलाइजेशंस हमारे यहाँ, कोई ट्रेडिंग के लिए आता है, कोई केवल ट्रेवलर के रूप में भारत में आते हैं, कुछ यहाँ निर्माण करते हैं। अब निर्माण करते हैं तो इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, भारत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहते हैं कि इंडिया का जो नाम है वो इंडस रिवर या सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। ये भी आपको एक नॉलेज के लिए ये चीज है कि भारत का नाम इंडिया जो पड़ा है, देखो इंडिया में फर्स्ट लेटर देखो IND और इंडस का फर्स्ट लेटर देखो IND, तो इंडस नदी से मिलकर इसी से नया जो वर्ड निकला है वो है इंडिया। यानी जो इंडस नदी के आसपास के जो लोग रहते हैं उस एरिया को इंडिया कहते हैं और वहां रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज इसमें एक नॉलेज की एक बात और बताता हूं मैं। इंडस को हिंदी में कहा जाता है सिंधु नदी। ध्यान रखना, सिंधु नदी। सिंधु नदी को जो अरबी थे, यूनानी थे, जो विदेशी थे, वो सैको है बोलते थे। सैको क्या बोलते थे बेटा? सैको है बोलते थे। सिंधु, हाँ, अब सिंधु को सैको है बोलते हैं तो क्या बोलेंगे वो? हिंदू। क्या बोलेंगे? हिंदू। सिंधु को हिंदू। तो जो सिंधु नदी के आसपास का जो प्रदेश है उसको कहा हिंदू प्रदेश, हिंदू प्रदेश। और जो वहां के निवासी हैं उनको हिंदू कहा गया और उस स्थान को जहां हिंदू रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहा गया। समझिए, भारत का नाम इंडिया कैसे हुआ? इंडस नदी से। हिंदू कैसे पड़ा? सिंधु नदी से। हिंदुस्तान कैसे पड़ा? सिंधु नदी से। समझ गए? यस सर। यस सर। उसके बाद देखो, ईरानियों, जो ईरानी थे, देखो ऐसा कहते हैं जो ईरान के रहने वाले लोग थे, जो ग्रीक के निवासी थे, आगे हम देखेंगे ईरानी और ग्रीक का मतलब क्या है। ये कोई एरिया है, भारत के मैप को जब हम देखेंगे तो वहां ईरान को भी समझेंगे। अभी केवल आपको इतना सा जानना है कि आज से कम 2500 ईयर्स एगो ये सिंधु नदी के नाम पर भारत का नाम इंडिया रखा गया। ठीक है। लैंड ईस्ट ऑफ इंडस, यानी सिंधु नदी का जो पूर्वी प्रदेश है उसको कहा गया इंडिया। बाद में देखो नाम हुआ भारत। भारत किसके लिए कहा गया? जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं, ऐसा एक समूह, एक ग्रुप, जैसे कबीला होता है, फैमिली होती है, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रुप रहता था लोगों का, उसे भारत कहा गया, है ना। भारत नाम के व्यक्ति पे, भरत नाम के व्यक्ति पे भारत का नाम भारत रखा गया। ठीक है, जो आज हम जान रहे हैं। और ये जो वर्णन है ना, ये ऋग्वेद में मिलता है। आप कहेंगे सर व्हाट इज द ऋग्वेद? ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट बुक है इस वर्ल्ड की। अगर आपसे पूछा जाए द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका एक ही जवाब होगा ऋग्वेद। इस संसार की, विश्व की सबसे पुरानी ऐसी कोई पुस्तक जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, जिसमें किसी चीज का वर्णन दे रखा हो, वह है ऋग्वेद। और ऋग्वेद हमारे भारत से संबंधित है। इसमें ऋग्वेद क्या है तो आप कहेंगे ऐसी रचना जो संस्कृत में लिखी गई है और सबसे पुरानी है।
समझ में रहेगा ना, ध्यान में रहेगा सभी को कि ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है। अब पहले देखो, जो ये चीजें थी ना वो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। पहले कोई भी चीज लिखी जाती थी तो हाथ से लिखी जाती थी, रिटन बाय हैंड। आपसे पूछा जाए कि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, तो आप लिखोगे द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड। एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो किससे लिखा जाए, हाथ से, हैंड से, उसे हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। आगे देखो, ये मैन्युस्क्रिप्ट लिखी कहां जाती थी, तो एक पाम नाम का एक ट्री होता था, उसकी जो लीव्स होती थी, पत्तियां जो होती थी, उसके ऊपर ये चीजें लिखी जाती थी। आप कहेंगे सर लिखा क्या जाता था, तो देखो, कोई भी ट्रेवलर जो आता था या कोई किसी चीज जगह को ट्रेवल करता था तो उस जगह के बारे में लिखता था। वहां कौन राजा था, उस राजा के बारे में लिखता था। वहां के लोग कैसे हैं, उनका खान पान कैसा है, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, वो रहते कहाँ हैं, उनके घर कैसे हैं, वो ट्रेड कैसा करते हैं, है ना, आपस में उनके रिलेशन कैसे हैं। इन चीजों को, वहां की इकोनॉमी को, वहां की सोशल लाइफ को, वहां की रिलीजियस लाइफ को, उनका धर्म कैसा है, पूजा कैसे करते हैं, दान दक्षिणा, ये सब चीजें जो होती थी इनको पाम लीव्स पे लिखते थे। बर्च, एक भोजपत्र नाम का एक पेड़ और होता है, उसमें लिखते हैं। पत्थरों पे लिखते थे। धीरे धीरे मेटल्स का इस्तेमाल हुआ। ये चीजें कहाँ लिखी जाती थी, जैसे देखो रिलीजियस बिलीफ, जो धार्मिक मान्यताएं होती थी कि धर्म के प्रति कोई चीज है तो उसे वो पाम लीव्स पे लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में लिखते थे। आगे और समझेंगे, राजा के जो जीवन है उसको मेडिसिन और साइंस, उस समय की जो दवाइयां होती थी, उनका जो साइंस होता था, उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां उनके ऊपर लिखा करते थे। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो, आपको कई बार जब आप पिक्चर्स में देखते होंगे, आपने बाहुबली पिक्चर देखी है बेटा सभी ने? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. बाहुबली में अमरेंद्र बाहुबली और उसकी जो वाइफ है वो आपस में, आपने देखा होगा कि वो पत्र लेखन करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार का पत्र होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले के टाइम में जो पत्र होते थे वो कोई व्हाट्सएप पे थोड़ी होता था कि व्हाट्सएप पे हाय सर, हेलो सर, ऐसे थोड़ी चलता था, या फेसबुक पे लाइक और कमेंट कर दिया, ऐसा थोड़ी था, नहीं था ना ऐसा। No, sir. ये जो पाम लीव्स है ना, जो आप मैन्युस्क्रिप्ट देख रहे हैं बेटा, यही व्हाट्सएप का काम किया करते थे, यही फेसबुक का काम किया करते थे। और पहले तो कॉलिंग नहीं हुआ करती थी, कबूतर के साथ में लिख करके पर्ची भेज दी जाती थी। और पहले नहीं, वो ऐसे सॉन्ग नहीं सुना आपने, जा कबूतर जा मेरे सजन को चिट्ठी देकर आ, ऐसा सुना है ना आपने गाना? बेटा यही चीजें हमें सीखनी है कि पहले के समय में और आज के समय में कितना बदलाव आ चुका है, कितना चेंज आ चुका है समय में। और ये पहला चैप्टर आपको यही कहता है। और कौन राजा, किसने कौन सा बैटल जीता, कौन सा सेक्रीफाइस किया, और कुछ ज्यादा इसमें स्पेशल नहीं है। बस इतना सा जरूर है, आपको ये जानना है कि इन चीजों का पता कैसे चलता है। तो पता चलने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आज इसमें पढ़ना, बुक में दिया हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है, एक्सकेवेट करता है, चीजों को ढूंढता है, जहां उसको सोर्स मिलते हैं, उसको पता चलता है कि यहाँ कोई चीज मुझे मिल सकती है, उन चीजों को डिग करता है। जो सरफेस एरिया होता है ना अर्थ का, उस सरफेस एरिया से थोड़ा सा नीचे जाकर के उन चीजों को देखता है, वहां उसे कॉइन्स मिलती है, पुरानी चीजें मिलती है, तब उसे पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ये था। जैसे मैं कंप्यूटर लैब में बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, आज से हजारों साल बाद में जब यहाँ कोई आर्कियोलॉजिस्ट आएगा, यहाँ पे ढूंढेगा, तो मेरी पानी की बोतल जो आपको ये दिख रही होगी, ये उसे दिखाई देगी। तो उसे ऐसा रहेगा कि यहाँ कोई व्यक्ति था जो इस बोतल में पानी रखता था। मेरा मोबाइल दिखेगा तो वो ऐसे इमेजिन करेगा कि शायद वो मोबाइल जैसी कोई चीज का इस्तेमाल करता था। लैपटॉप दिखेगा, है ना, माउस दिखेगा, कीबोर्ड दिखेगा, मेरे कपड़े होंगे, उनका अवशेष दिखेगा, तो उससे वो आइडिया लगाएगा कि यहाँ पे कोई लोग रहते होंगे, या कोई एक लोग रहता होगा, या कोई एक टीचर रहता होगा। जब ये सब चीजें मिलेंगी, बोर्ड मिलेगा, चौक मिलेगा, डस्टर मिलेगा, जो बुरी अवस्था में होंगे, खत्म होने की अवस्था में होंगे, तो ये उसको ये आइडिया होगा कि यहाँ कोई व्यक्ति रहता होगा जिसको ये सब चीजों की आवश्यकता होगी, शायद वो टीचर होगा।
अगर डॉक्टर के यहाँ पे खुदाई करके पता लगाए कि वहां स्टेथोस्कोप मिलता है या टेबलेट्स मिलती है या इंजेक्शन मिलता है, सिरिंज मिलती है, तो वो पता लगाएगा कि यहाँ शायद कोई डॉक्टर रहता होगा। किसी पेंटर के यहाँ पे खुदाई करने से क्या मिलेगा, कोई पुराने कलर मिलेंगे, कलर में सने हुए कोई कपड़े होंगे। तो ये जो काम है, ये काम हमें पता, इससे हमें पता चलता है कि पहले के समय में चीजें कैसी थी, और ये जो चीजें पता लगाता है उसी व्यक्ति को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हिस्टोरियन स्टडी द पास्ट, सोर्स और इंफॉर्मेशन, इन चीजों को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला मैन्युस्क्रिप्ट, जो कागज पर लिखी जाती है, पत्तों पर लिखी जाती है। इंस्क्रिप्शंस, जो पत्थरों पर या मेटल्स पर लिखी जाती है। और आर्कियोलॉजी, जो व्यक्ति होता है वो चीजों से पता लगाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पास्ट को पढ़ना हो, सुनिए ध्यान से सुनना, अगर पास्ट को जानना हो, अगर आपको अपने भूतकाल को जानना हो, तो उसके लिए आपको सोर्स चाहिए। सोर्स कहां से मिलेंगे या किन चीजों से आपको ये पता चलेगा, सूचना कहां से मिलेगी? तो आपको 3 प्रकार से मिलेगी। पहली मैन्युस्क्रिप्ट, किसी पाम लीव्स पर कोई चीज लिखी हुई अगर सुरक्षित आपके पास मिल जाती है तो उससे भी हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। दूसरा इंस्क्रिप्शन, अगर किसी पुराने पत्थर पे, जैसे आप जाओगे ना अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, वहां पे आप देखोगे दीवारों पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप सांची जाओगे, है ना, वहां भरूच का स्तूप देखोगे, या आप खजुराहो जाओगे, खजुराहो में जो टेम्पल है वहां देखोगे। और छोटा सा एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने जामई में जो एक नया गार्डन बना है, आप सभी ने देखा है वो? Yes sir. Yes sir. अब जरा मुझे ये बताइए, वो जामई का जो छोटा सा गार्डन है उसके ठीक बाहर की तरफ एक पट्टी लगी हुई है, शिलापट्ट, पत्थर की एक पट्टी लगी है जिसपे लिखा हुआ है कि यह उद्यान हमारे विधायक डॉक्टर श्री सुनील उइके के द्वारा निर्मित किया गया है, ऐसा लिखा हुआ है ना? Yes sir. Yes तो ये sir. बताओ, ये जो सूचना है, ये सूचना इन तीनों में से किस प्रकार की सूचना है? बताओ, वो मैन्युस्क्रिप्ट है या इंस्क्रिप्शन है या आर्कियोलॉजी की है? बताओ। इंस्क्रिप्शन, यस यस, वो एक तरह से इंस्क्रिप्शन है। समझ में आ गया बेटा? ये आपका पहला चैप्टर था जो हमने पढ़ा। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको शेयर करूंगा, आप सभी लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, आप बड़े